प्रदेश में पेयजल संकट से मचा हाहाकार। कांग्रेस ने की पेयजल संकट दूर करने की मांग। लो प्रेशर और गंदे पानी की समस्या से लोग परेशान। चारधाम यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित। क्रमबद्ध तरीके से चलने का किया जा रहा आह्वान। मसूरी और विकासनगर में प्रशासन की टीम तैनात। अल्मोड़ा में गहराया पेयजल संकट। नलों में आया गंदा और बदबूदार पानी। कोसी बैराज में गाद जमने से काम नहीं कर रहे पंप और फिल्टर। हरिद्वार में क्रेडिट कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी। एसटीएफ ने सेंटर संचालक को किया गिरफ्तार। 14 डेबिट कार्ड, एक कंप्यूटर और लेनदेन के रजिस्टर बरामद। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत की खबर से सरकार सख्ते में दिखाई दे रही है। आनन फानन में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक से हुई है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंचा। जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे, जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और पूर्व कैबिनेट मंत्री अमृता राव ने बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचकर देव दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने विश्व और मानवता के कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए बद्री केदार से आशीर्वाद मांगा। सतपाल महाराज और अमृता रावत ने केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ का रुद्राभिषेक किया। कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने उन्हें भगवान केदारनाथ का प्रसाद रुद्राक्ष की माला भेंट की। बाद में उन्होंने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों और केदारनाथ यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही तीर्थयात्रियों के सुझावों को सुना। इस मौके पर पर्यटन मंत्री और गढ़वाल आयुक्त ने बद्रीनाथ में चल रहे महायोजना के कार्यों की भी जानकारी ली। इस समय पूरे प्रदेश में पेयजल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं पर पानी गंदा आ रहा है तो कहीं पर पानी आ ही नहीं रहा। रिहायशी कॉलोनियों में पेयजल लाइन टूटी हुई है या फिर लो प्रेशर की समस्या बनी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि पेयजल संकट गहराता जा रहा है। पार्टी ने सरकार से राज्य में पेयजल संकट दूर करने की मांग की है। सरकार को इसे ध्यान देना चाहिए। तमाम जंगलों में आग लगी पड़ी और उसे तत्काल आग की चपेट में हमारा जंगल है उसको तुरंत वो आग को बुझानी चाहिए। और संकट का भी बहुत अहम रोल, क्योंकि अगर संकट हमारे यहाँ प्रदेश में पानी का संकट का हो जाएगा तो हमारे लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार तत्काल इसको भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। मसूरी के केम्प्टी फॉल क्षेत्र और ऋषिकेश से चारधाम के यात्रियों के आवागमन से यातायात प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि मसूरी और विकासनगर से यात्रियों का आवागमन काफी ज्यादा हो रहा है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की टीम वहां पर तैनात है। उन्होंने कहा कि प्रचार प्रसार के जरिए यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से चलने का आह्वान किया जा रहा है। आपने बताया मसूरी भी, एक विकासनगर साइड से भी हमारे यहाँ पे
जो ट्रैफिक फ्लो है वो काफी ज्यादा है और ऋषिकेश साइड में। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो यात्रीगण हैं उनको मिनिमम असुविधा हो। और हम लोगों ने इसी के क्रम में काफी प्रचार प्रसार भी किया है कि अगर कहीं बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो स्टैगर्ड मैनर में मूवमेंट हो, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। बीते दिनों हुई तेज बारिश से अल्मोड़ा में पेयजल संकट गहरा गया है। 4 दिन पहले सोमेश्वर के चनौदा में तेज बारिश आने से कोसी नदी में भारी मलबा आ गया। कोसी बैराज में भारी मात्रा में गाद जमा होने से पंप और फिल्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे 2 दिन अल्मोड़ा में पानी सप्लाई ठप रही। अब फिल्टर काम नहीं करने से नलों में गंदा और बदबूदार और मटमैला पानी आ रहा है। प्यास बुझाने के लिए बड़ी संख्या में लोग प्राकृतिक जल स्रोत से पानी भर रहे हैं। सोमेश्वर में चनौदा के पास बादल फटा और बादल फटने से कोसी नदी में पूरा मलबा उसका आया। मलबा और जो निर्माण कार्यों की मिट्टी थी वो पानी में घुलने के कारण नदी में यहाँ बैराज पे हमारा कीचड़ जमा हो गया। हालांकि हमने कोशिश की कि बैराज से कीचड़ निकाल के और वाटर सप्लाई नॉर्मल की जाए, मगर पानी में इस तरह से घुल गई है मिट्टी। पानी की स्थिति यहाँ बहुत ज़्यादा खराब है। अभी 2-3 दिन पहले सोमेश्वर में बादल फटे थे उधर, तो उससे क्या हो गया, जितना मलबा है और जितना मतलब गंदा सब कोसी में भर गया। कुछ इनकी ऐसी व्यवस्था है नहीं कि ये मलबा जो है नदी में ना जाए। अब क्या हो रहा है, कितना भी ये फिल्टर करें कुछ, पहले तो इनके पंप ही बंद हो गए हैं, पंप नहीं चल रहे। 2-3 दिन पानी की बिल्कुल परेशानी है। इस समय हम लोग जो है पार्किंग में बैठते हैं और हमें मालूम है कि यहाँ के होटलों में तक पानी नहीं है। टूरिस्ट इतना परेशान है कि मतलब कह रहे हैं कि वहाँ नहाने का पानी नहीं है, कुछ नहीं है। जब होटलों में पानी की व्यवस्था नहीं है तो लोगों के घरों में कहाँ से होगी। और पूरे हम लोग परेशान, किराएदार परेशान है। अब पानी आ भी रहा है तो देहरादून में जल स्रोतों का चिन्हीकरण कर उनका पुनरुद्धार किया जा रहा है। सीडीओ झरना कमठान ने बताया कि सारा के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक में 20 और प्रत्येक जनपद में 10 नदियों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। देहरादून जनपद में 68 जल स्रोत और 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर लिया गया है। अब इन चिन्हित जल स्रोत और नदियों में वाटर ट्रीटमेंट का कार्य शुरू किया जा रहा है। सारा से जो है निर्देश प्राप्त हुए थे, जो कि हमारी स्प्रिंग एंड रिवर रेजुरेशन अथॉरिटी है स्टेट की, वहां से निर्देश प्राप्त हुए थे कि प्रत्येक जनपद के हर ब्लॉक में 10 और पूरे जनपद में 20 सहायक नदियों का चिन्हीकरण किया जाएगा और वहां पे वाटर रिजुविनेशन के लिए जो है ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जाएगा। तो इसमें हमने प्राप्त निर्देशानुसार पूरे जनपद में 68 सोर्सेज को और 20 सहायक नदियों को चिन्हित कर लिया है। ये कार्रवाई हमने 5 मई तक कर ली थी और 6 मई से उसमें उपचार की कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। इसके अलावा 1 जून से लेकर के 7 जून तक जो है इसको स्पेशली जो है जल संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। उसके तहत भी विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वृक्षारोपण है और इसके अलावा जो हमारे पानी के ऐसे स्रोत हैं जो सूखने की कगार पे हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए विशेष कार्य जो है करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई। लालकुआं के बंगाली कॉलोनी के भाजपा नेताओं और राधे राधे सेवा समिति के पदाधिकारियों ने विधायक मोहन सिंह बिष्ट से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने 25 एकड़ रोड पर स्थित फॉरेस्ट कंपाउंड को सार्वजनिक मैदान घोषित करने की मांग की। उन्होंने नहर कवरिंग वन निगम डिपो नंबर 3 के पास सटी कॉलोनियों में होने वाले जल भराव की समस्या से निजात दिलाने का निवेदन किया। विधायक ने आश्वस्त किया कि वे जल्द ही इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, जहां तक जल भराव का प्रश्न है, बरसात में जो बजरी कंपनी का पानी है वो उसका वन निगम के डिपो के पास उसका जो निकास है, वहां से आगे को जो उसका एग्जिट था वो लोगों ने घर बना के, दीवार बना के बंद कर दिया है। और पूर्व में भी ये समस्या के लिए हमने प्रयास किया और एक बार उस नहर में भी उसको डालने का प्रयास किया, लेकिन सिंचाई विभाग उसको नहर में डालने को देने को तैयार नहीं है। अब उसमें पिछली बार हमने उसका ज्वाइंट इंस्पेक्शन करवाया था, तो उसमें लगभग 15 लाख रुपए का उन्होंने एक एस्टिमेट बना रखा है। बीच में पैसा न मिल पाने की वजह से वो रुका हुआ था, उसमें पैसे की व्यवस्था हो गई है। इस बरसात से पहले हमारी कोशिश ये है कि वहां पर उस काम का समाधान कर लिया जाए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान सरकार की ओर से सभी प्रकार की सावधानियां बरती जा रही हैं। सरकार को तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य की चिंता है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन मंत्री यात्रा मार्ग पर घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जता रहे हैं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा क्षेत्र में काफी दुर्गम क्षेत्र है,
सरकार की संवेदनशीलता का परिणाम है कि इस बार भी सकारात्मक परिणाम नजर आ रहे हैं। बहुत ही आपने देखा है कितना क्षेत्र जो है वो हमारा बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर ये सारी यात्राएं चल रही हैं। केदारनाथ जी हो गए, यमुनोत्री धाम हो गई, गंगोत्री धाम हो गए, हेमकुंड साहिब हो गया। तो जो बहुत एजेड लोग हैं जो यात्रा में आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हेल्थ चेकअप कैंप और एडवाइजरी भी हेल्थ विभाग की तरफ से दी गई है कि अगर आप अस्वस्थ हैं, अगर आप हाइट पे जाने में असक्षम हैं, अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल लो है, तो आप इस यात्रा को अवॉइड करिए। लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है इन चारों धाम को लेके, इतनी श्रद्धा है कि वो अभी तक वो फिर भी आना पसंद कर रहे हैं। देखिए, जो डेथ हुई है वो दुखद है, लेकिन कोई भी, जैसे आपने बोला अभी तक 4 डेथ हुई हैं, 4 दिन यात्रा शुरू हुई है, लेकिन आप ये भी देखिए कि लाखों श्रद्धालु भी आए हैं यात्रा को सुखद बनाने के लिए। और फर्जी क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में उत्तराखंड एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए हरिद्वार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 6 मोबाइल फोन, 14 डेबिट कार्ड, एक पीओएस मशीन, एक कंप्यूटर, बैंक की पासबुक और लेन देन के रजिस्टर को बरामद किया गया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की टीम के द्वारा एक साइबर फ्रॉड के गैंग को पकड़ा गया है, जो कि रावली महदूद जनपद हरिद्वार में रहकर काम कर रहा था। जो इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक प्रतिबिंब पोर्टल डेवलप किया गया है। उस पोर्टल की मदद से हमें कुछ जानकारियां मिली थी कि इस प्रकार का एक गैंग यहाँ पर काम कर रहा है। इसको हमने काम करते हुए, डेवलप करते हुए उसको पकड़ा है। ये जो जानकारी में सामने आया इंटेरोगेशन के दौरान कि ये लोग क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को के साथ में ठगी करते थे। उनको कॉल करते थे कि भाई आपको हम फ्री क्रेडिट कार्ड किसी बैंक का उपलब्ध कराएंगे और उसके लिए आपको बेसिक डिटेल्स आपके भर के देनी होगी। एक फिशिंग लिंक इनको भेजा जाता था विक्टिम्स को, और जब उस लिंक पर विक्टिम क्लिक करते थे तो उनकी सारे फ़ोन का एक्सेस था वो इन फ्रॉडस्टर्स के पास में पहुँच जाता था। उसके बाद में ये उनके बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन्स कर लेते थे, अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लेते थे। कुंडा थाना पुलिस ने करीब 70 लाख से अधिक की खैर की लकड़ियां बरामद की है। 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की अवैध खैर की लकड़ियां जंगल से काटकर कैंटर से ले जाते घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है, जबकि 156 नग खैर की लकड़ियां बरामद कर वन विभाग की चौकी करणपुर में सुरक्षित रखी गई हैं। क्रियाकलापों के संबंध में एसएसपी महोदय के आदेश पर लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के क्रम में कल रात को हमें सूचना मिली थी कि कुंडा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में एक जंगल तस्कर है, जिसके द्वारा अवैध रूप से भंडारण की गई थी खैर की लकड़ी की अवैध रूप से कटान करके, और वो उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। इसी सूचना में तत्काल इंस्पेक्टर कुंडा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी एसओजी टीम भी थी। मौके पर जब ये लोग पहुँचे तो वहाँ एक कैंटर मिला था, इसमें 70 नग के करीब में इन्होंने लकड़ियाँ रखी थी, और वहीं पास में एक गड्ढा था जिसके ऊपर तिरपाल थी। तो जब उससे हटा करके भी चेक किया गया था तो उसमें से भी लगभग 86 के करीब में नग निकले हैं। इस तरीके से कुल 156 जो गिल्टे हैं इनके, उसको बरामद किया गया है। यमुनोत्री के निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने जिला पंचायत पर अवैध तरीके से वसूली का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से इको टूरिज्म के नाम पर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। सुविधा के नाम पर कोई भी काम नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग खंड बड़कोट पर जो जिला पंचायत द्वारा अवैध वसूली अलीगढ़ में की जा रही है, उसके खिलाफ मैं बिल्कुल जो अवैध वसूली की जा रही है उसको वैसा मैं यमुनोत्री विधानसभा में बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी मोहम्मद गजनी यहाँ यमुनोत्री विधानसभा में आए और यहाँ अपना अवैध वसूली का अड्डा बनाए, क्योंकि जिला पंचायत द्वारा हर साल यमुनोत्री धाम से, जहाँ की हमारे श्रद्धालु तीर्थाटन के लिए आते हैं, 5-6 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। जिला पंचायत से पूछना चाहता हूँ, आखिर पालीगाड़ में आपको बैरियर लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इको पार्क को लेकर के इको टैक्स आप लेना चाह रहे हैं। आप जिला पंचायत उत्तरकाशी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने पर्यावरण को बचाने के लिए कोई काम किया? क्या आपने कहीं पर कोई इको पार्क बनाया? क्या आपने कहीं पर जो है कोई पर्यावरण को लेकर कहीं वृक्षारोपण किया? क्या संदेश देना चाहते जिला पंचायत उत्तरकाशी? इको पार्क को लेकर के आप जो है अवैध वसूली करना चाहते हैं, और दूसरा आप वाहनों से पैसा ले रहे हो, किस बात का? न तो आपकी जिला पंचायत की कोई वाहनों के लिए कोई पार्किंग। संजय जी ने जो बात कही है, किस कारण से कही है, क्या वहाँ पर उनको व्यवस्था नजर आई, तो वही ज़्यादा स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यात्रा अपने पूरे रोज पर है, और आज की तारीख में 26,000 से अधिक लोगों ने, अभी तक 26 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण करा लिया है, और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होने जा रही है। तो सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है कि जो भी व्यवस्था हमको जुटानी होंगी हम जुटा रहे हैं, पहले भी हमने जुटाई हैं। अगर यहाँ वहाँ कोई कमियाँ रह गई हैं तो निश्चित में पिछले वर्षों की तरह अव्यवस्थाएं ना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश सरकार को जो है कई बार चेताने का काम किया, लेकिन प्रदेश सरकार जो है पिछले वर्षों की घटनाओं से सबक लेने के लिए तैयार नहीं। इस बार जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई, पहले दिन ही जो है व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। यमुनोत्री में पैदल मार्ग में जिस तरीके से जो है तीर्थ यात्रियों का जन सैलाब उमड़ा, उस पर जो है नियंत्रण पाना कठिन हो गया, और हजारों तीर्थ यात्री बिना दर्शनों के ही वापस चले गए। इससे प्रदेश की छवि ही खराब होगी, क्योंकि अगर श्रद्धालुओं को कटु अनुभव होंगे तो। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड से काम कर रहा है। ऋषिकेश से लेकर चारधाम यात्रा के मार्गों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के जरिए यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि सभी पंजीकरण केंद्रों पर हमने यात्रियों के लिए स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्य रूप से 50 साल से अधिक उम्र के लोगों की स्क्रीनिंग करेंगे। नजर रखने के लिए हमारा जहां जहां पे भी रजिस्ट्रेशन पॉइंट है वहां पे हमारा स्क्रीनिंग है, जो ऋषिकेश से स्टार्ट होता है और पूरा अंत तक हमने स्क्रीनिंग सेंटर बनाए हैं, जिसमें हम 50 साल से ऊपर वालों की तो प्रेफरेबली स्क्रीनिंग करेंगे। इसके अलावा किसी को कोई परेशानी हो या वॉलंटरी है उनका स्क्रीनिंग करेंगे। और लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, हमने करीब 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर, चारधाम यात्रा को सरल और सुगम सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग जिले की, सचिव SN पांडे को चमोली जिले की, सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को उत्तरकाशी जिले की यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चारधाम को लेके जनपद रुद्रप्रयाग की जिम्मेदारी मिली है, और इसमें जो बेसिकली जो रोल रहेगा मेरा और बाकी सचिवगणों का भी, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन का है कि जिला प्रशासन के साथ हम लोग समन्वय स्थापित करें, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी भी प्रकार की कोई अगर दिक्कत होती है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने में, तो वहाँ पे हम लोग जो हेल्प करेंगे। और मेरी इस संबंध में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से बात भी हो गई है, और मैंने उनको कहा है कि शासन के स्तर से कोई भी समन्वय रिलेटेड इश्यूज जो भी वो फ्लैग करेंगे उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, और जल्दी उत्तराखंड के 225 विद्यालयों को PM श्री योजना के तहत मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत इन स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। बाल वाटिकाओं के बेहतरीन तरीके से संचालन करने की रूपरेखा पर कार्य हो रहा है। हमारे जो चयनित हुए हैं तो PM श्री जो विद्यालय हैं वो नई शिक्षा नीति की जो उद्देश्य लक्ष्य हैं उन्हीं को लेकर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। 225 हमारे स्कूल हैं, एक तो उसको हम लोग बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा SCF बनना था, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क, वो हमने बना लिया है, और जो बाल वाटिकाएँ हैं वो हमारी संचालित हो रही हैं। इसको चूँकि फेज वाइज इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो अलग अलग चरणों में जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है उसको हम लोग लागू कर रहे हैं। अस्थायी थाना भैरव मंदिर में तैनात 2 पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए सराहनीय कार्य सामने आए हैं।
मां पूर्णागिरी मेले के दौरान इन्होंने अस्वस्थ और घायल श्रद्धालुओं को तत्काल मौके पर मरहम पट्टी कर उन्हें एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। मेला क्षेत्र में तैनात दोनों पुलिसकर्मी, पुलिस और चिकित्सा स्टाफ द्वारा किए गए इन सराहनीय कार्यों की श्रद्धालुओं ने आभार प्रकट किया। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्राओं के लिए बजट की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत अन्य धार्मिक यात्राओं में पहुंच रहे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए इस बजट से सुविधाओं का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड को अगर आप देखते हैं तो हम 1.25 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यदि आप यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बारे में अगर बातचीत करें तो आपको ध्यान होगा जब कांवड़ चला तो 5 करोड़ लोग यहाँ पर आए। ऐसे ही हमारी जो यात्रा है, पिछली बार लगभग 56 लाख लोग तीर्थ यात्री यहाँ पर आए। उसके अलावा भी विभिन्न पहलू है पर्यटन के जिस पर लोग यहाँ पर आए, तो अगर वो संख्या भी काउंट की जाएगी तो 1.5-2 करोड़ से कम वो भी नहीं निकलती है। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाएं तो 8 करोड़ लोगों को। शरीर में नसों का दबना और नसों का ब्लॉकेज होना अब आम बात हो गई है। इससे बचने के लिए जीवन शैली में बदलाव लाना अति आवश्यक है। खानपान में बदलाव और एक्सरसाइज से इसे रोका जा सकता है। आर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन अग्रवाल और जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित मल्होत्रा ने बताया कि आजकल लोग फास्ट फूड का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी जीवन शैली में प्रतिदिन सुबह एक्सरसाइज करने से इन परेशानियों से बचा जा सकता है। एसी में कमरों में बैठे हैं, एसी से निकलते हैं एसी गाड़ी में बैठ जाते हैं, एसी गाड़ी से एसी स्कूल में चले जाते हैं, तो बच्चों का जो बाहर का फिजिकल एक्टिविटी था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बच्चे मोबाइल पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे होने से गर्दन का दर्द, दूसरी चीज़ बाहर नहीं निकलने से फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होने से हड्डियों में दर्द होता है, क्योंकि जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो हड्डियों में कैल्शियम बनेगा कहाँ से। दूसरा विटामिन डी डेफिशिएंसी, तब तक सन का एक्सपोजर नहीं होगा, धूप का एक्सपोजर नहीं होगा तो विटामिन डी आएगा कहाँ से। रही बात बड़ों की, बड़ों का सेम है, हमारा खान पान सब इम्प्योर है, सब मिक्स्ड है, क्या खाते हैं सब फास्ट फूड खा रहे हैं, तो फास्ट फूड वाली लाइफ में तो दर्द रहेंगे। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए कि हम दर्द को छोड़ सकें। एक तो अपने खान पान में सुधार, प्रदूषण बढ़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, बाहर मेहनत कोई करना नहीं चाहता है, सब लोग एसी में बैठ के सिर्फ सोना चाहते हैं, बैठे बैठे सारा काम हो जाता है, तो इस सबसे आपके शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, तो शरीर की जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है वो सब चेंज हो गई है, तभी ये पेन ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग अब ज़्यादा लंबा जीने लगे। अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन अब 80 साल तक जीती है, 75 साल तक जीती है। तो जैसे जैसे आपकी लाइफस्टाइल या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको ओल्ड एज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो बढ़ेंगी। भू बैकुंठ धाम बद्रीनाथ में मास्टर प्लान निर्माण में व्यापारियों के हितों सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने धाम में आवश्यक बैठक की। इसके बाद उन्होंने साकेत तिराहे पर एकत्र होकर सरकार और बीकेटी प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की खबर के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे बद्रीश संघर्ष समिति के लोगों ने सतपाल महाराज के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। बद्री विशाल के दर्शन के बाद सतपाल महाराज साकेत तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर रहे बद्रीश संघर्ष समिति के समक्ष पहुंचे, जहां समिति के प्रतिनिधियों ने उनको अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा। सतपाल महाराज ने आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है उसका हल ढूंढा जाएगा। आपके सबसे ऊंचे स्तर तक इसको ले जाएंगे और निराकरण जो है इन समस्याओं का उनका विश्लेषण करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद उसका निदान ढूंढेंगे। आपका कोऑपरेशन हमें चाहिए। इस समय यात्रा चल रही है, ये हमारे उत्तराखंड का ब्रेड एंड बटर है, हमारे उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसका मेरुदंड है, तो इसको चलने देंगे। पूरा आपका सहयोग हमको चाहिए और जो भी यहाँ समस्याएं हैं आपके समस्याओं का निदान करेंगे। ये बहुत बड़ा परिसर बन रहा है और जिसमें काफ़ी लोगों का इसमें
आना होगा, यहाँ की कैपेसिटी बढ़ेगी और भी सब कुछ होगा। इससे आप देख रहे हैं जिस प्रकार से चल रहा है, हम देख रहे हैं पूरा अभी विश्लेषण करके आए, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री धामी जी भी इंटरेस्टेड है। उन्होंने मुझे कहा भाई आप जाकर के लोगों की समस्याओं को सुनिए, उनके प्रतिवेदन को लाइए, तो सारे प्रतिवेदन उनको प्रेषित किए जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।